प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको थार के रेगिस्तान की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ द थार डेजर्ट के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के रूप में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि विदित है, भारत को 3 भागों में मोटे तौर पर बांटा गया है। जो ऊपर का भाग है पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न रीजन, जो नॉर्थ के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र तक हिमालयन का जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, उसे हम एक्स्ट्रा पेनिनसुला के रूप में यानी प्रायद्वीपेतर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। जबकि नीचे का दक्षिण का क्षेत्र जो है भारत का, उसे हम पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। प्रायद्वीपीय या पेनिनसुला वो पार्ट होता है, लैंड पार्ट, जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ होता है। तो भारत के ऊपर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन कहते हैं, और भारत के दक्षिण का नीचे वाला भाग जो है उसे हम पेनिनसुला रीजन कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो भारत का मध्य भाग है उसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन या सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और इसी मध्य भाग में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में थार का डेजर्ट या थार का रेगिस्तान अवस्थित है। हम लोग राजस्थान के निवासी, इसमें जो पश्चिम राजस्थान का जो विशेष क्षेत्र है उसके क्षेत्र में ही ये थार का डेजर्ट फैलाव लिए हुए मिलता है। यहाँ ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक मैप, जिसके माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ देखिए ऊपर ये हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखलाएँ, ये खैबर पास यहाँ इसमें पाकिस्तानी क्षेत्र में, ये इंडस रिवर का क्षेत्र, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी इसमें मोहनजोदड़ो, और यहाँ ऊपर हड़प्पा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर वाला पार्ट, ये पूरा हिमालयन रीजन, ये गंगा रिवर क्षेत्र, और इसके साथ ही यहाँ ये थार का डेजर्ट। जो राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान तक फैलाव लिए हुए है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये लाल रंग की बॉर्डर के द्वारा थार डेजर्ट की सीमा को अंकित किया गया है। इस थार डेजर्ट में आप देखिए जो रेनफॉल पैटर्न के जो कंटूर्स हैं, उसमें अगर अपन देखेंगे तो ये यहाँ इस क्षेत्र में 100 मिलीमीटर बरसात वाला ये रीजन, उसके बाद ये 200 मिलीमीटर वाला रीजन, और इस 100 और 200 के बीच में ही जैसलमेर पड़ता है। उसके बाद ये 300 मिलीमीटर वाला रीजन का क्षेत्र, और फिर ये 400 मिलीमीटर क्षेत्र बरसात का क्षेत्र, जिसमें जोधपुर आ जाता है। तो ये थार डेजर्ट के बारे में बरसात का क्या पैटर्न रहता है, और थार डेजर्ट की जो बाउंड्रीज़ हैं उसका सीमांकन है वो इस चित्र में, इस मैप में दर्शाया गया है। यहाँ अगर हम फिजिकल रीजन्स की बात करें राजस्थान की, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो येलो पार्ट में पूरा का पूरा जो एरिया राजस्थान का है वो वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती हैं। इसके वेस्ट में पूरा ये जो इलाका है वो डेजर्ट इलाका है, और इसके ईस्ट में हम देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली पोजीशंस थोड़ी अच्छी है। यहाँ डेजर्ट वाला जो एनवायरनमेंट है वो इस साइड में नहीं है।
और यहाँ ये इसमें क्षेत्र में हाड़ौती रीजन को भी दिखाया गया है। यहाँ इसमें इस मैप में एक बार और आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो ये बाउंड्री के साथ गुजरात और उसके आसपास का क्षेत्र से लेकर ये राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं वो इसमें डिस्ट्रिक्ट और इम्पोर्टेंट लोकेशंस वो यहाँ इसमें थार डेजर्ट की दिखाई गई है। अब हम राजस्थान के थार डेजर्ट के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डेजर्ट की एनवायरनमेंट से संबंधित आसपास क्या वातावरण है, क्या उसका एक्सटेंशन है, क्या डेजर्ट की स्पीड है बनने की, एक्सटेंशन की, एक्सपेंशन की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थार का रेगिस्तान भारत देश के उत्तर पश्चिम में, जैसे पहले मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो इंडो गंजेटिक प्लेन मध्य भाग है वहाँ। थार का रेगिस्तान भारत देश के उत्तर पश्चिम में मुख्यतः राजस्थान राज्य में तथा कुछ भाग हरियाणा, पंजाब व गुजरात राज्यों में और पड़ोसी देश पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में फैला हुआ है। लहरदार रेतीले टीबों युक्त करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका फैलाव है, यानी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में थार का डेजर्ट फैलाव लिए हुए है। इसकी सतह असमान व ऊंची नीची है, जिसमें विभिन्न आकार प्रकार के छोटे बड़े रेतीले टिब्बे, रेत के विशाल मैदान तथा छोटे बंजर पहाड़ सम्मिलित हैं। पुराने टिब्बे अर्ध स्थिर व स्थिर हैं, जिनकी ऊंचाई करीब 150 मीटर तक है। पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तान में ये डेजर्ट जहाँ है, उसी डेजर्टी के इलाके में खारे पानी की झीलें, जिन्हें हम प्लाया बोलते हैं, पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं पचपदरा, डीडवाना, लूणकरणसर और सांबर। इस क्षेत्र में मिट्टी की विभिन्न 7 श्रेणियाँ मिलती हैं, जो खुरदुरी, चुन्नेदार व शुष्क है, ड्राई। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में वार्षिक वर्षा 100 मिलीमीटर या कम तथा पूर्वी भाग में 500 मिलीमीटर होती है, जो अभी मैंने आपको पहले मैप में बताया, जो कंटूर्स थे। तथा कुल वर्षा का 90% भाग साउथ वेस्ट मानसून यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में बरसता है। तो ये थार के रेगिस्तान का जो रेन पैटर्न है उसके बारे में। मई जून में तापमान जो है 47 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है तथा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज़ धूल भरी आंधियाँ, सैंडस्टॉर्म्स चलते रहते हैं। सर्दी के मौसम में तापमान जमाव बिंदु के भी करीब चला जाता है। तो इतना फ्लक्चुएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन है। थार का रेगिस्तान लगातार उत्तर पूर्व दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आधा किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से फैलता जा रहा है। हालांकि ये जब से प्लांटेशन का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया है, इसके विस्तार पर, इसके प्रसार पर और इसकी स्पीड जो एक्सटेंशन की है उस पर काफ़ी लगाम लगी है, लेकिन ऑन एवरेज फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि थार का रेगिस्तान लगातार उत्तर पूर्व दिशा की ओर आधा किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से फैलता जा रहा है तथा इस क्षेत्र में जीरोफाइट्स यानी मरुद्बुद वनस्पति पाई जाती है, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। राजस्थान के 63% क्षेत्र में मरुस्थल विस्तृत है, यानी राजस्थान का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से 63% एरिया है वो थार डेजर्ट द्वारा कवर किया जाता है तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और चूरू जिले में मरुस्थलीय दशाओं को प्रभावी रूप से देखा जा सकता है। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें थार डेजर्ट अपनी विशेष छाप छोड़ता है। थार का रेगिस्तान विश्व के नवीनतम मरुस्थलों में से एक है। पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर जितने भी डेजर्ट्स हैं उनमें कंपैरेटिवली जो यंगर एज के हैं उसमें से अपना थार का डेजर्ट भी स्टैंड करता है तथा इसकी उत्पत्ति भूगर्भीय हलचलों यानी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, वर्षा में कमी, तापमान में वृद्धि, वनस्पति आवरण में कमी यानी बायोटा है उसका डिप्लीशन हुआ है, स्थलाकृति में बदलाव यानी चेंज इन जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द एरिया, पर्वतान,
सरस्वती नदी के विलुप्तीकरण यानी सरस्वती रिवर जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। मानसूनी हवाओं द्वारा परिवहित अवसाद जो मानसून विंड्स हैं वो अपने साथ सैंड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो यहाँ इस क्षेत्र में आके डिपॉजिट होता है। ये तथा मानवीय गतिविधियाँ यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, इन सब का सामूहिक योगदान है थार के डेजर्ट में उत्पन्न करने में कंडीशंस को। इसकी उत्पत्ति को हम आगे की स्लाइडों में समझाने का प्रयास करेंगे। थार के रेगिस्तान यानी मरुस्थल में प्रायद्वीपीय व प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं मिलती हैं। चूँकि मैंने कहा कि ये मध्य भारत के मध्य भाग इंडो गंजेटिक प्लेन से एसोसिएटेड नॉर्थ वेस्ट एरिया में थार का डेजर्ट है, इसलिए इसमें ऊपर की तरफ इसके ऊपर जो है प्रायद्वीपेतर या एक्स्ट्रा पेनिनसुला भाग और इसके नीचे साउथ की तरफ प्रायद्वीपीय या पेनिनसुला रीजन है। इसलिए पेनिनसुला और एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन दोनों का समाविष्ट इस क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। यह क्षेत्र तृतीयक कल्प यानी टर्सरी पीरियड के दौरान टेथिस सागर से संबंधित रहा। यानी इन द पास्ट ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड दिस थार डेजर्ट रीजन इज एसोसिएटेड विथ टेथिस सी। सैंडस्टोन तथा लाइमस्टोन के संस्तर तथा इसमें समुद्री जीवाश्मों की उपस्थिति इसकी पुष्टि करते हैं। आदि नूतन कल्प यानी इयोसीन, टर्सरी का जो इयोसीन पीरियड है, आदि नूतन कल्प यानी इयोसीन के दौरान एक विशाल नदी जिसे इंडो ब्रह्म शिवालिक नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तर में शिवालिक गिरिपद की जगह बहती थी। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हजारों किलोमीटर लंबाई में बहने वाली ये नदी वर्तमान सिंधु की निचली घाटी में स्थित समुद्र में मिलती थी। उस कालावधि यानी इयोसीन टाइम में हिमालय श्रृंखला की दक्षिणी श्रेणियां टेथिस सागर के भीतर ही थी, मगर अरावली से असम तक प्रायद्वीपीय पर्वत पठार क्रम श्रृंखलाबद्ध रूप में विद्यमान थे। ऊपरी तृतीयक काल के अंतिम समय में भूगर्भीय हलचलों के फलस्वरूप पश्चिम के धसे हुए क्षेत्र में उभार प्रक्रिया प्रारंभ हुई, अपलिफ्टमेंट, तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ध्वंस हुआ यानी सब्सिडेंस हुआ, जिसके कारण राजमहल शिलांग गैप का निर्माण हुआ, राजमहल शिलांग अंतर का निर्माण हुआ। धरातलीय स्थलाकृति स्वरूप में हुए इन बदलावों की वजह से मरुस्थलीय क्षेत्र समुद्री आवरण से मुक्त हो गया। शिवालिक श्रेणी के उत्थान के फलस्वरूप इंडो ब्रह्म क्रम की बहाव की दिशा में परिवर्तन हुआ। ये बंगाल की खाड़ी में मिलने लगी। सरस्वती नदी भी बाद में उत्तर पंजाब प्रदेश में उठाव के साथ क्रमशः पूर्वोत्तर होकर अंततः यमुना के रूप में गंगा नदी में मिल गई, परंतु इसकी मूल घाटी पूर्णतः शुष्क नहीं हुई, वह इसमें बाद में भी पानी का बहाव रहा। परंतु प्रदेश में भीषण गर्मी व शुष्कता के बढ़ने के साथ ही इसकी जलधारा भी सूख गई। हनुमानगढ़ क्षेत्र में गग्गर पेटे को सरस्वती की शुष्क घाटी माना जाता है, जो सरस्वती विलुप्त हो गई। मध्य नूतन कल्प यानी मायोसीन, जो टर्सरी का टाइम पीरियड है, इयोसीन से कंपैरेटिवली यंगर, मध्य नूतन कल्प यानी मायोसीन कल्प के दौरान हिमालय की मुख्य श्रृंखला के उत्थान के साथ, जो हिमालय की मेन रीज है उसका अपलिफ्टमेंट हुआ, उसके साथ भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून जलवायु व्यवस्था का विकास हो रहा था। उस समय मॉनसून क्लाइमेटिक सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा था। अत्यंत नूतन कल्प यानी प्लिस्टोसीन, यहाँ हम अब यहाँ क्वाटरनरी में पहुँच गए हैं। क्वाटरनरी इरा के
अत्यंत नूतन कल्प यानी प्लीस्टोसीन पीरियड के दौरान हिम युग का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ा। उस समय जो आइस एज थी उसका भी क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ा। अंतिम हिम आवरण वर्तमान से 7000 वर्ष पूर्व तक रहा, यानी जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा की हम बात करते हैं, उस लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा में अंतिम हिम आवरण जो कवरिंग थी, ग्लेशियर कैपिंग, वो आज से 7000 वर्ष पूर्व तक का टाइम था। उस वक्त मरुस्थलीय दशाएं नहीं रही होगी। इस अवधि उपरांत ही शुष्क दशाओं की परिस्थितियों में वृद्धि हुई, जो निरंतर आज तक जारी है। गर्मी बढ़ने के कारण तापवृद्धि के साथ भारत का उत्तर पश्चिमी भाग क्रमशः कम दबाव केंद्र बनता गया तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं को अपनी ओर खींचने लगा। तापमान में बढ़ोतरी व धरातलीय स्वरूप के मिश्रित प्रभावों से निरंतर वर्षा में कमी के कारण मरुस्थलीय परिस्थितियों में वृद्धि होने लगी। रेनफॉल पैटर्न जो था उसमें रेन पैटर्न में डिप्लीशन होने लगा, जिसके कारण मरुस्थलीय परिस्थितियां हैं वो उनमें इंक्रीज होने लगी। गर्मी ऋतु में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जिसके फलस्वरूप वायु दाब तथा सापेक्षिक आर्द्रता घट जाते हैं। इस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत के अवरोध की अनुपस्थिति तथा प्रवाह में आर्द्रता की कमी के कारण, यानी इस क्षेत्र में कोई ऊंचे माउंटेन्स हाइट वाले नहीं हैं, तथा प्रवाह में आर्द्रता की कमी के कारण वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। अफगानिस्तान पठान से आने वाली गर्म पश्चिमी हवाएं भी ताप वृद्धि और सापेक्षिक आर्द्रता को घटाकर वर्षा में कमी करते हैं तथा लगातार सूखे की स्थितियां रहती हैं। हजारों वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी और तापमान में वृद्धि के कारण चट्टानों का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन यानी यांत्रिक विखंडन होने लगा। जल की कमी के कारण वनस्पति आवरण भी कम होने लगा। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं लाखों टन बालू प्रतिवर्ष कच्छ के रन से अपने साथ उड़ाकर पश्चिम राजस्थान में लाकर जमा करती रही, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में बालू का स्तूपों यानी सैंड ड्यून्स के एकत्रीकरण व स्थानांतरण के प्रक्रम अनवरत जारी रह रहे हैं। मानव द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वन क्षेत्र में कमी ने भी मरुस्थल के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित की। ये वो सारा सेटअप था क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिसके कारण डेजर्टिक कंडीशंस डेवलप होने लगी। क्वाटरनरी पीरियड अर्थात चतुर्थ कल्प में अधिकतर समय जलवायु परिस्थितियां शुष्क रही, ड्राई, तथा शुष्कता चतुर्थ कल्प के प्रारंभ से होना शुरू हो गई। रेतीले डिब्बों की बालू की थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग यानी टीएल डेटिंग 2 लाख वर्षों पूर्व गर्म और शुष्क परिस्थितियों के प्रसार और फैलाव का संकेत करती है। यानी जो इनकी टीएल डेटिंग की स्तूपों की, तो ये बताती है कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो 2 लाख वर्ष पूर्व हॉट एंड ड्राई परिस्थितियों के प्रसार और फैलाव का संकेत करती है। तीव्र दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के समय में वायुड गतिविधि थार के रेगिस्तान में चक्रीय रूप में विभिन्न अंतरालों यथार्थ 115 से 110 हज़ार साल पहले, 75,000 साल पहले, 55,000 साल पहले, 30 से 25,000 साल पहले, 16,000 साल पहले, 14 से 10,000 साल पहले, 5 से 3,500 साल पहले, 2000 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले तथा 600 वर्ष पहले ये एपिसोड्स घटित हुए। अंतिम हिम अधिकता यानी लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा के दौरान आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले 15,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट उच्च शुष्कता की अवधि में वायुड गतिविधि अधिक मजबूत नहीं रही। 8 से 5,500 वर्ष पूर्व की समयावधि में उल्लेखनीय वर्षा हुई, यानी आज से 5,500 से लेकर 8,000 वर्ष पहले की जो समय काल अवधि थी उस समय
उल्लेखनीय वर्षा इस क्षेत्र में थी। शुष्कता की लंबी समयावधि के बीच अधिक वर्षा व आर्द्रता के दौर, ये भी पीरियोडिक आए। कब कब आए? 40 से 20 हज़ार वर्ष पहले, 18 से 13 हज़ार वर्ष पहले, 10 से 4 हज़ार वर्ष पहले। ये वो एपिसोड्स थे जब शुष्कता की लंबी समयावधि के बीच बीच में अच्छी वर्षा का ये पीरियड रिकॉर्ड किया गया। 8 से 3.5 हज़ार वर्ष पूर्व की समयावधि में वर्षा जो वर्तमान से 50 सेंटीमीटर ज़्यादा होती थी, अभी जितनी हो रही है उससे 50 सेंटीमीटर ज़्यादा बरसात, यानी 500 मिलीमीटर बरसात ज़्यादा होती थी। थार के रेगिस्तान में बालू रेत के विस्तीर्ण आवरण पर निर्मित मृदा बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है तथा मानसून की बारिश पोषक तत्वों से भरपूर इस मृदायुक्त रेगिस्तान की धरा को घास व झाड़ियों से हरितिमा प्रदान करती है। बिल्कुल डेजर्टिक लैंड है, लेकिन आप देखिए जैसे ही बरसात आती है, बरसात मानसून के बाद ये सारा डेजर्टिक लैंड एकदम ग्रीन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। पोषक तत्व मिट्टी में नदियाँ पर्वतों से बहते हुए अपने साथ लेकर आती है। चतुर्थ कल्प यानी क्वाटरनरी पीरियड के अत्यंत नूतन काल यानी प्लीस्टोसीन काल में निचले पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के मानव निर्मित हस्त औजार, जिन्हें हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, जिसमें गंडा से खुर्चियाँ, विद्राणियाँ व हस्तकुटार नागौर जिले के डीडवाना में 16R जीवाश्मी टिबे की ट्रेंच व आसपास के क्षेत्रों में मिले हैं, जो 8 लाख वर्ष पूर्व रेगिस्तान के इस क्षेत्र में होमो इरेक्टस के आबादित होने और उस वक्त इस क्षेत्र में नदी प्रवाह तंत्र की उपस्थिति का संकेत करते हैं। यानी जो डीडवाना की 16R ट्रेंच, जो एक स्टेबलाइज सैंड ड्यून में पुणे के डेक्कन कॉलेज के साइंटिस्ट द्वारा 1980s में खोदी गई, उसमें आर्टिफैक्ट्स मिले। उन आर्टिफैक्ट्स के आधार पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में 8 लाख साल पहले होमो इरेक्टस आबादित थे। होमो इरेक्टस हमारी जो रेस है होमो सेपियंस, उससे पहले की रेस, और होमो इरेक्टस वो रेस है जो 4 पाँव पे चलने से 2 पाँव पर खड़ा होकर उठने वाली जो पहली रेस थी, दैट इज होमो इरेक्टस, जिसे हम वाइज मैन भी कहते हैं। वो इस क्षेत्र में आबादित थे, डीडवाना के आसपास। थार के रेगिस्तान में रेतीली टूबों यानी बालू का स्तूप के निर्माण की प्रक्रिया मध्य अत्यंत नूतन यानी मायोसिन 4 लाख वर्षों पूर्व से लेकर वर्तमान से 6000 वर्ष पूर्व तक जारी रही। यानी 4 लाख साल पहले ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जो आज से 6000 साल पहले तक निरंतर जारी रही। 2 लाख वर्ष पुराने अवशेष थार रेगिस्तान में मिलते हैं, परंतु वायुड गतिविधियों का शीर्ष काल इस अवधि में भी काफ़ी पश्चात प्रारंभ हुआ। अंतिम हिम अधिकता यानी लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा के पश्चात, यानी जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा था जो 15,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट हम कहते हैं, 14 से 12,000 वर्ष पूर्व, तो अंतिम हिम अधिकता के पश्चात वायुड गतिविधियों में वृद्धि हुई। पिछले 10,000 वर्षों में अभिनव काल में यानी होलोसीन पीरियड में हिमालय में घटित हुई नव विवर्तनिक हलचलों के प्रभाव से, यानी नियो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जो हिमालयन रीजन में हुई, उसके प्रभाव से थार के रेगिस्तान का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा, तथा इसी प्रभाव से सरस्वती नदी पश्चिमी दिशा में स्थानांतरित होकर अंततः इस क्षेत्र से विलुप्त हो गई। नदी विलुप्तिकरण के लिए क्षेत्र में किसी बड़े भूकंप तथा उपस्थित भ्रंशों में भू संचलन की महती भूमिका रही। ये इसलिए कोई अर्थक्वेक आया होगा तथा साथ में न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई, और उस कारण से ये नदी रिवर जो सरस्वती इस क्षेत्र में पहले बहती थी 8,000 साल पहले, वो एकदम से एक्सटिंक्ट हो गई। और उसके बाद जो ग्रीनलैंड था वो डेजर्ट कंडीशंस में उसकी प्रोमिनेंस के कारण थार का डेजर्ट जो है उस क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया।
नदी विलुप्तीकरण के लिए क्षेत्र में किसी बड़े भूकंप तथा उपस्थित भ्रंशों में भूस्खलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 8 से 5000 साल पहले सरस्वती के विलुप्त होने से हड़प्पा कालीन नगर भी उजड़ गए। भारतीय प्लेट यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की जब हम बात करते हैं तो इंडियन प्लेट जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में गतिशीलता व यूरेशियन प्लेट से भिड़ती है जाकर। ये परिवर्तन भी इस एक्टिविटीज़ में जिम्मेवारी इनकी भी रही। विलुप्त सरस्वती व इसकी सहायक नदी द्रष्टवती के अवशेष पश्चिम राजस्थान की खारे पानी की झीलों के रूप में दृष्टिगत है। जो मैंने आपको शुरू में बताया, पचपदरा, लूणकरणसर, डीडवाना, सांबर, ये वो प्लायाज हैं जो संकेत करते हैं कि इस रीजन में पहले सरस्वती नदी बहती थी और दे आर रिमेनेंट्स ऑफ दैट एक्सटिंक्ट रिवर्स सरस्वती। 10 से 5000 वर्ष पूर्व की समयावधि पूर्व वैदिक काल से महाभारत काल जिसे हम कहते हैं, अर्थात 10 से 5000 वर्ष पहले बिफोर प्रेजेंट में दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत सक्रिय रहा, जिसके कारण इस क्षेत्र में भारी वर्षा हुआ करती थी। रिमोट सेंसिंग तकनीक से प्राप्त एरियल फोटोग्राफ में पश्चिम राजस्थान में एक्सटिंक्ट रिवर सरस्वती के पेलियो चैनल्स के सिग्नेचर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये रिवर सरस्वती के जो 5 पेलियो चैनल्स हैं उनको आसानी से रिमोट सेंसिंग द्वारा जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं उनमें देखा जा सकता है, जो कच्छ की खाड़ी में आकर मिलते हैं। इनकी चौड़ाई जो ये पेलियो चैनल्स हैं कुछ 100 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक भी हो सकती है। अभिनव काल यानी होलोसीन में करीब 6 से 5000 साल पहले आज से भूगर्भीय हलचलों, जलवायु परिवर्तन, पर्वोत्थान, सरस्वती नदी के विलुप्तीकरण, वर्षा में कमी, तापमान में वृद्धि, वनस्पति आवरण में कमी, मानसूनी हवाओं द्वारा प्रवाहित अवसाद बालू के जमाव इत्यादि विभिन्न कारणों के संयुक्त प्रभाव से विभिन्न आकार व प्रकार के रेतीले टीबों का विस्तृत क्षेत्र में फैलाव होने लगा। 5 से 3000 साल पहले यानी 5 to 3000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट की समयावधि में शुष्क जलवायु में बढ़ोतरी के फलस्वरूप 3900 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो का अंत हो गया। वायुड अभिवृद्धि थार के रेगिस्तान में 600 वर्ष पूर्व तक जारी रही तथा अनुदैर्घ्य बालू का टिब्बा, अनुप्रस्थ बालू का टिब्बा, परवलयक बालू का टिब्बा इत्यादि विभिन्न प्रकार के टिब्बों से निर्मित थार का रेगिस्तान का प्रसार आज भी निरंतर जारी है। तो ये राजस्थान के थार के डेजर्ट के बनने की प्रक्रिया, उसके बनने के दौरान किस प्रकार की एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस रही, कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहे, उसके बारे में ये व्याख्यान मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे की स्लाइड में जो अभी हमने ये बताया किस प्रकार के टिब्बे हैं, अनुदैर्घ्य बालू का टिब्बा, अनुप्रस्थ बालू का टिब्बा, परवलयक बालू का टिब्बा, इसके बारे में इनकी फॉर्मेशन से संबंधित स्लाइड आपको दिखाकर समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो ये ड्यून्स का पैटर्न है वो किस तरह से निर्मित होते हैं। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 4 प्रकार के ड्यून्स बताए गए हैं। बारकन्स, बरखांस भी बोलते हैं, लीनियर ड्यून्स, स्टार ड्यून्स और ट्रांसवर्स ड्यून्स और पैराबोलिक ड्यून्स। तो ये विभिन्न प्रकार के जो ड्यून्स हैं उनमें यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें बरखांस को कैसे बनते हैं उनका बताया गया है। ये लीनियर ड्यून्स कैसे बनते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स कैसे बनते हैं, ये ट्रांसवर्स ड्यून्स कैसे बनते हैं और बरखान ड्यून्स बिकमिंग ट्रांसफर ड्यून्स उसकी स्लाइड भी, और ये स्टार ड्यून्स जो हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के ड्यून्स का फॉर्मेशन का डायग्रामेटिक स्कीमेटिक डायग्राम बताकर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ इस स्लाइड में भी आप देखिए इनकी फॉर्मेशन बनने की, यहाँ बरकान ड्यून्स की है, ये ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं, ये ब्लो आउट ड्यून हैं और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून है।
तो ये इनके निर्माण की प्रक्रिया को स्कीमेटिक डायग्राम से समझाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से इस स्लाइड में बरखांश या बारकंस जो हैं उनको कैसे बनते हैं उसमें आप देखिए, ये इसका इस प्रकार से पैटर्न है। ये जो स्लिप फेस है और ये हॉर्न यानी इसके जो नुकीले पार्ट होते हैं उसको हॉर्न्स बोलते हैं। ये विंड का डायरेक्शन है, ये विंड का डायरेक्शन है। और इस प्रकार से ये जो अर्धचंद्राकार बनते हैं इनको हम बरखांश भी बोलते हैं। ये इसमें आप देखिए सैंड एवलांचेज, स्लिप फेस, विंड का डायरेक्शन और किस तरह से ड्यून मूवमेंट जो है वो विंड डायरेक्शन के साथ बताया गया है। इस स्लाइड में ट्रांसवर्स ड्यून्स कैसे बनते हैं उसमें स्लिप फेस के साथ विंड डायरेक्शन और ट्रांसवर्स ड्यून्स का फॉर्मेशन इस स्लाइड में समझाया गया है। ये जो इस स्लाइड है इसमें आप देखिए पैराबोलिक ड्यून्स कैसे बनते हैं उसका स्कीमेटिक डायग्राम है। विंड डायरेक्शन के साथ बीच, ब्लो आउट, हॉर्न और स्लिप फेस इनके साथ पैराबोलिक ड्यून्स का निर्माण समझाया गया है। इस स्लाइड में विंड डायरेक्शन के साथ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जिन्हें हम सीफ्स भी कहते हैं उनका निर्माण कैसे होता है वो समझाया गया है। तो ये डेजर्ट से संबंधित थार का रेगिस्तान जो हमारे राजस्थान में फैलाव लिए हुए हैं उसके निर्माण संबंधित, उसके ओरिजिन से संबंधित ओरिजिन ऑफ थार डेजर्ट का ये व्याख्यान आपके साथ मैंने साझा किया। आप इसे बार बार देखें, सुने, समझें, पढ़ें। ये व्याख्यान राजकीय बागड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर अपलोड किया जा रहा है और इसी व्याख्यान की PDF फाइल कन्वर्ट करके आपके व्हाट्सएप क्लास के जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी साझा की जाएगी तथा इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है। आप इसे पढ़ें, देखें, सुने, समझें और जो असाइनमेंट में प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दें और अपने घर बैठे पढ़ाई को जारी रखते हुए इनके नोट्स बनाएं तथा क्योंकि अब परीक्षाएं होने वाली हैं वापस परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएं और अपने घर बैठे अध्ययन को जारी रखें।